भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी सिटिंग मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के भीतर स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा है। जी हां, केंचुआ की मनमानियों से परेशान होकर यानी चुनाव आयोग की बदमाशियों से परेशान होकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद ही अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच के सामने रखने का फैसला किया, या फिर उन्हें करना पड़ा। अदालत के भीतर किसने क्या कहा, ममता बनर्जी और उनके वकील ने कौन से तर्क रखे, चुनाव आयोग के वकील ने क्या कहा, और इन सब के बाद यानी सबको सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने क्या कहा, उन सब पर बात करेंगे। क्योंकि चीफ जस्टिस ने चुनाव आयोग को माइक्रो ऑब्जर्वर्स की अपॉइंटमेंट को लेकर नोटिस भी जारी किया है। पूरी कहानी को एकदम आसान भाषा में समझेंगे। इसके साथ ही बात करेंगे छप्पनानंद के एक्सरे की। जी हां, राहुल गांधी वो किताब निकाल कर ले आए हैं जिसका जिक्र उन्होंने संसद में करने का प्रयास किया, मगर करने नहीं दिया गया और लगातार 2 दिन तक बोलने से रोका गया। वहीं आज संसद के भीतर जब मोदी सत्ता के मंत्री अमेरिका के टैरिफ डील पर बयान दे रहे थे तो भरी संसद में कुछ नारे गूंज रहे थे। वो नारे इस प्रकार थे कि नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी, डरता है भाई डरता है, नरेंद्र मोदी डरता है। उधर राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष को एक पत्र भी लिखा है। इस पत्र में क्या कुछ है वो भी देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आपको पता है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें ताकि ये गाड़ी चलती रहे। अभी हाल ही में हमने देखा था कि कलकत्ता में किसी कार्यक्रम के दौरान जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत का आमना सामना हुआ और जैसे ही मुख्यमंत्री ममता को बोलने का मौका मिला उन्होंने चीफ जस्टिस के सामने खुलकर कह दिया कि भारत के लोकतंत्र को बचाइए। वो लोग सभी संस्थाओं पर और पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर कब्जा कर रहे हैं। अब किसी जांच एजेंसी पर भरोसा नहीं रहा और लोकतंत्र को तबाह किया जा रहा है। कुछ साल पहले भी जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से उस वक्त के चीफ जस्टिस से मुख्यमंत्री का सामना हुआ था तो इन्होंने ऐसी ही बात उस वक्त भी कहा था। और आज एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के भीतर ममता बनर्जी ने सीधे सीधे चीफ जस्टिस और अन्य जजों से कह दिया कि आपसे मेरी सिर्फ एक ही विनम्र अपील है कि लोकतंत्र को बचाइए। ये लोग पश्चिम बंगाल को निशाना बना रहे हैं। आगे की बात करने से पहले जरा सोचिए कि वो कौन सी परिस्थितियां हैं जब एक राज्य की चुनी हुई सिटिंग मुख्यमंत्री को सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपना पक्ष रखना पड़ता है। क्या अमृतकाल में भारत का लोकतंत्र ऐसा हो गया है कि एक चुनी हुई मुख्यमंत्री को इस देश की व्यवस्थाओं पर, संस्थाओं पर भरोसा नहीं रह गया है? जुडिशरी पर भी इतना कम भरोसा रह गया है कि खुद सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित होना पड़ता है अपनी बात रखने के लिए। और इन सब के पीछे कारण क्या है आप याद करिए। खुद वर्तमान चीफ जस्टिस सूर्यकांत आए दिन कभी इस भाजपा नेता के साथ, कभी उस भाजपा नेता के साथ, कभी उस भाजपाई नेता के यहाँ हलवा पूड़ी तो कभी दूसरे के यहाँ हलवा पूड़ी, तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाया है। और तो और भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गोदी मीडिया के सबसे नफरती एंकर इस व्यक्ति के साथ भी नजर आते हैं। अब आप सोचिए कि ये सारी घटनाएं भरोसा बढ़ाने वाली हैं या भरोसा तोड़ने वाली हैं। और ये टूटे हुए भरोसे का ही नतीजा है कि एक चुनी हुई मुख्यमंत्री को सुप्रीम कोर्ट में खुद जाना पड़ता है। ममता बनर्जी ने आज साफ साफ कहा कि वो लोग बंगाल को निशाना बना रहे हैं, सूक्ष्म पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करके हमें टारगेट किया जा रहा है। दरअसल कल रात को अचानक खबर आई कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने जो याचिका लगाया है उसमें खुद ही अपनी बात रखना चाहती हैं। पहले यह जान लीजिए कि अपनी याचिका में इन्होंने डिमांड क्या किया था। दरअसल इनका आरोप है कि SIR की प्रक्रिया चुनाव आयोग पूरी तरह से अपारदर्शी रखे हुए है, बहुत जल्दबाजी में हो रहा है। यह पूरा काम असंवैधानिक है, अवैध कार्रवाइयां चल रही हैं जिससे बड़े पैमाने पर असली वोटरों का नाम कट रहा है। यह आरोप लगाया गया कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी यानी तार्किक विसंगति कैटेगरी के तहत लोगों को बांटा जा रहा है और गंभीर गड़बड़ियां हो रही हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों चुनाव आयोग को जो निर्देश दिए थे उन निर्देशों का पालन भी चुनाव आयोग नहीं कर रहा है। SIR को लेकर हो रही तमाम समस्याओं को उठाने के लिए आज खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंची। अदालत के भीतर पहली पंक्ति में खड़ी थी। उनके वकील श्याम दीवान ने अपनी दलीलें शुरू की। सबसे पहले उन्होंने याद दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट ने 19 जनवरी को जो आदेश चुनाव आयोग को दिया था और कहा था कि नामों की गड़बड़ियों की वजह से जिन लोगों को लिस्ट से बाहर किया गया है उस सूची को पब्लिक करिए, लोगों को पता चले कि उनका नाम क्यों कटा है। अब तक चुनाव आयोग ने यह बात नहीं मानी है, स्वीकारा नहीं है। आगे श्याम दीवान कहते हैं कि याचिकाकर्ता तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और पश्चिम बंगाल की वर्तमान मुख्यमंत्री है, इसलिए उनको इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की पूरी जानकारी है और वो खुद न्यायालय के प्रति उचित सम्मान और नियमों का पालन करते हुए अपनी बात रखना चाहती हैं। सीएम ममता के वकील ने कहा कि चुनाव आयोग भूमि प्रमाण पत्र और आधार कार्ड जैसे दस्तावेजों को भी स्वीकार नहीं कर रहा है। तार्किक विसंगति को स्पष्ट रूप से बताया नहीं गया, जबकि नोटिस में कारण साफ साफ होना चाहिए कि कौन सी विसंगति। और खुद चीफ जस्टिस भी इस बात से सहमत है कि व्यक्ति को पता होना चाहिए कि उसे लिस्ट से बाहर क्यों किया गया है।
आगे ममता बनर्जी ने बोलना शुरू किया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिन पहले आदेश पारित किया था कि तार्किक विसंगति के मामले में डीईओ के पोर्टल पर पूरी जानकारी अपलोड की जाए, मगर अब तक चुनाव आयोग ने ऐसा किया नहीं है। याचिका में कहा गया कि मालदा सहित कुछ जिलों में चिंताजनक खबरें सामने आई है, जैसे कि 22 जनवरी 2026 की सुबह अन्य श्रेणी से 20,000 नए तार्किक विसंगति श्रेणी के मामलों को तार्किक विसंगति में ट्रांसफर कर दिया गया, जो कि एक साजिश नजर आती है तार्किक विसंगति के मामलों को बढ़ाने की, यानी बहाने से वोट काटने की। सीएम ममता बनर्जी के वकील ने कहा कि नाम में गड़बड़ी के कारण समय की कमी हो रही है। यानी मान लीजिए कि किसी के नाम में पंडित लिखा हुआ है किसी कागज में, और कहीं दूसरे कागज में उनका शॉर्ट फॉर्म पीटी लिख दिया गया है, कहीं पूरा मोहम्मद लिखा है और कहीं एमडी लिख दिया गया है। नाम तो वही है, व्यक्ति वही है, लेकिन उच्चारण बदल गया और यह कंप्यूटर मैच नहीं करा पाएगा, तो मामला बिगड़ जाता है। ममता बनर्जी के वकील ने कहा कि मतदाताओं को 15 दिन के भीतर डिटेल जमा करने के लिए कहा गया है और 7 दिन पहले ही बीत चुके हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि स्थानीय भाषा में उच्चारण करने में असमर्थता के कारण नामों में विसंगति हो रही है। तभी वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि चुनाव आयोग ने यह पुख्ता आश्वासन दिया है कि इस तरह की विसंगतियों को मतदाता सूची से बाहर करने का आधार नहीं बनाया जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चीफ जस्टिस से कहती हैं कि आप मुझे समझाने के लिए 5 मिनट दीजिए, मैं पूरी बात बताती हूं। चीफ जस्टिस ने सीएम ममता की उपस्थिति को स्वीकार किया और कहा कि मैडम सीएम आज कोर्ट में उपस्थित है, क्या राज्य सरकार चुनाव आयोग की मदद कर सकती है? ममता बनर्जी ने साफ साफ कह दिया कि सब कुछ खत्म हो चुका है, सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, हमें कहीं से न्याय नहीं मिल रहा है। मैंने चुनाव आयोग को कई बार लिखा लेकिन कोई जवाब नहीं है। वैसे याद तो होगा ही आपको, हाल ही में ममता बनर्जी चुनाव आयुक्त से मिलने गई थी ज्ञानेश कुमार से, और बाहर निकल कर आई तो कहने लगी कि इससे झूठा चुनाव आयुक्त आज तक मैंने देखा नहीं। तो ममता बनर्जी ने चीफ जस्टिस के सामने कहा कि मैं कई बार पत्र लिख चुकी हूं चुनाव आयोग को, कोई जवाब नहीं मिलता। तो चीफ जस्टिस कहने लगे कि हर समस्या का समाधान होता है, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी निर्दोष नागरिक वोटर लिस्ट से बाहर न जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि पश्चिम बंगाल राज्य की याचिका में राज्य के सामने कुछ मुद्दे उठाए गए हैं, मुख्यमंत्री ने भी कुछ मुद्दे उठाए हैं। इसमें से एक मुद्दा नामों की गलत वर्तनी का है। चुनाव आयोग को कुछ सहायता दी जा सकती है, मगर चुनाव आयोग को इन समस्याओं का समाधान करना होगा और चुनाव आयोग के सामने इन सभी प्रक्रियाओं की एक समय सीमा भी होती है। पिछली सुनवाई में हमने समय सीमा बढ़ा दिया था। आने वाले दिनों में हमें नहीं पता कि टैगोर का नाम किस तरह से लिखा जाएगा, लेकिन टैगोर तो टैगोर ही रहेंगे, चाहे उनका नाम किसी भी तरीके से लिखा जाए। यानी चीफ जस्टिस मानते हैं कि वर्तनी में विसंगतियां नाम काटने का आधार नहीं होनी चाहिए। आगे ममता बनर्जी ने बताया कि एसआईआर की प्रक्रिया केवल बांटने के लिए है, समावेशन के लिए नहीं। शादीशुदा एक बेटिया को इसलिए लिस्ट से बाहर कर दिया जाता है क्योंकि उसके पति का उपनाम नहीं था। जब आपने आधार कार्ड को अनुमति देने का आदेश दिया, यानी सुप्रीम कोर्ट ने, तब लोग खुश थे, जनता खुश थी, लेकिन चुनाव आयोग ने उसको नहीं स्वीकारा। आगे ममता बनर्जी ने साफ साफ कहा कि ये लोग सीधे सीधे पश्चिम बंगाल को निशाना बना रहे हैं। आखिर एसआईआर करने की इतनी जल्दीबाजी क्या थी, जबकि इसे करने में 2 साल का टाइम लगता है। त्योहारों के मौसम में लोगों को नोटिस भेजे जा रहे हैं, 100 बीएलओ की मौत हो चुकी है, और ये सारी चीजें सिर्फ बंगाल में ही क्यों हो रही है, असम में क्यों नहीं हो रही, वहीं बगल में असम है। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आधार कार्ड की भी अपनी सीमाएं हैं। यह बिहार के मामले में भी एक मुद्दा था, हमने इस पर हाल ही में फैसला सुरक्षित रखा है, लेकिन जहां तक नामों की गलत वर्तनी का सवाल है तो चुनाव आयोग को इसे ठीक करना होगा। इसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया कि चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त माइक्रो ऑब्जर्वर और ज्यादा नामों को हटा रहे हैं, यानी पहले से ही 58 लाख लोगों का नाम काटा जा चुका है। इन ऑब्जर्वर्स ने आकर अन्य लोगों का भी नाम काट दिया है। इस पर चुनाव आयोग की ओर से एडवोकेट राकेश धवन ने आपत्ति जताया और कहने लगे कि राज्य सरकार सहयोग नहीं कर रही थी, इसलिए चुनाव आयोग की मदद के लिए सूक्ष्म पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करनी पड़ी। लेकिन तभी ममता बनर्जी के वकील ने भी इसका खंडन किया और कहा कि राज्य सरकार ने वो सब कुछ दिया है जो चुनाव आयोग ने मांगा था। यह बात सही नहीं है कि राज्य सरकार ने सहयोग नहीं किया। और फिर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री दोहराती हैं कि पश्चिम बंगाल को निशाना बनाया जा रहा है। हुजूर, सूक्ष्म पर्यवेक्षकों की नियुक्ति केवल पश्चिम बंगाल में ही की गई। और माननीय न्यायाधीश महोदय, मैं आपसे निवेदन करती हूं, मेरा केवल यही विनम्र निवेदन है कि लोकतंत्र को बचाइए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में सूक्ष्म पर्यवेक्षकों की नियुक्ति को लेकर चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया। आगे की सुनवाई यानी अगली सुनवाई 9 फरवरी को होनी है, अगले सोमवार को। वैसे याद करिए, यह मसला बहुत पुराना है, हमने भी कई बार इसका जिक्र किया है कि भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर 4 राज्य हमेशा से रहे, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, दिल्ली, जिनमें से दिल्ली अब अपने हाथों में है। और दिल्ली भाजपा के हाथ में जाने से पहले केंचुआ ने कौन कौन से गुल खिलाए थे, कौन से कारनामे किए थे, हम सब ने देखा है। तमिलनाडु और केरल इतनी जल्दी हाथ आने वाले नहीं दिखते, लेकिन पश्चिम बंगाल में बीजेपी को उम्मीद है कि वो अपने पांव पसार सकती है, इसलिए लगातार पश्चिम बंगाल निशाने पर है। इसीलिए पश्चिम बंगाल में वो हो रहा है जो बाकी जगह नहीं हो रहा है। तृणमूल कांग्रेस निशाने पर रही है। अब यदि आपके मन में आ रहा है कि बीजेपी तो हर जगह सरकार बनाना चाहेगी, हर पार्टी यही चाहती है, लेकिन मामला तो केचुआ का है ना, यदि ये सवाल आपके दिमाग में आ रहा है तो शायद आज भी आप ज्ञानेश्वर महाराज और भाजपा नेता को कायदे से समझ नहीं पाए। बहरहाल इधर देखिए, आज राहुल गांधी ने अपने हाथों में
भारत के पूर्व सेना प्रमुख MM नरवणे की किताब लेकर संसद के बाहर लहराया और लोगों को दिखाया कि देखिए ये वही किताब है जिसमें लिखी बातों से मोदी शाह और पूरा सिस्टम हिला हुआ है। किताब का नाम है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। बाकायदा राहुल गांधी ने पत्रकारों को यह किताब पढ़ के बताया भी कि कैसे जब चीन के टैंक और सैनिक हमारी सीमा तक पहुंच गए थे और सेना प्रमुख ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को फोन किया, अजित डोवाल को फोन किया, एस जयशंकर को फोन किया, लेजर आंखों वाले, पहले तो रक्षा मंत्री ने जवाब नहीं दिया और फिर प्रधानमंत्री के हवाले से कहे कि जो उचित समझो करो, जबकि सरकार का आदेश था कि चीन की सीमा पर यदि कहीं कुछ गड़बड़ी होती है तो बिना हमसे पूछे कोई एक्शन नहीं लेगी सेना, यानी हाथ बांध कर रखे थे और जब जरूरत पड़ी, समस्या आई, मुसीबत आई तो जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लिया। उधर संसद के मकर द्वार पर जब कुछ कांग्रेस सांसद प्रदर्शन कर रहे थे तभी केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू वहां से गुजरे। उन्हें देखकर लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि देखो एक गद्दार मेरे सामने से गुजर रहा है, उसका चेहरा देखो। इतना बोलने के बाद राहुल गांधी ने उनसे हाथ मिलाने की पेशकश भी की। बोले कि नमस्कार मेरे गद्दार दोस्त, चिंता मत करो, तुम वापस आओगे यानी कांग्रेस में आओगे। लेकिन केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू देश के दुश्मन बोलते हुए हाथ मिलाने से इनकार करते हुए भीतर चले गए, यानी दोनों नेताओं के बीच कहासुनी हो गई। उधर जो किताब लेकर आज राहुल गांधी संसद पहुंचे थे तो पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री आज लोकसभा में आने की हिम्मत करेंगे, क्योंकि अगर वो आए तो मैं उन्हें यह किताब दे दूंगा और स्वयं जाकर उनको पकड़ाऊंगा ताकि वो इसे पढ़ सकें और देश के सच्चाई का पता चले। भारत के हर युवा को यह किताब देखनी चाहिए। ये नरवणे साहब की किताब है जिसमें उन्होंने लद्दाख का पूरा ब्यौरा लिखा है। मुझे बताया गया कि संसद के भीतर मैं इस किताब को कोट नहीं कर सकता। मेन बात वही है जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि जो उचित समझो वो करो। वैसे इस मामले पर कि इस किताब में क्या लिखा है, कारवान की रिपोर्ट क्या है, हमने इस वीडियो में विस्तृत चर्चा किया है, नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा लिखते हैं कि जब सेना को स्पष्टता, समर्थन और राजनीतिक दृढ़ संकल्प की आवश्यकता थी तब नरेंद्र मोदी पीछे हट गए। उन्होंने चीन के साथ वास्तविक सैन्य गतिरोध के दौरान हमारी सेना को धोखा दिया, यानी नरेंद्र मोदी ने भारत की सेना को धोखा दिया और देश को उस समय राजनीतिक नेतृत्व के बिना छोड़ दिया जब इसकी सबसे अधिक आवश्यकता थी। 56 इंच का सीना ढिंढोरा पीटने का नाटक अब समाप्त हो गया है। नरेंद्र मोदी एक कायर है। उधर आज अमेरिका से हुई डील को लेकर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह डील ऐतिहासिक है। भारत के कृषि और खाद्य क्षेत्र का पूरा ध्यान रखा गया है। यह डील भारत के विकास में बेहद फायदेमंद होगी, फलनवा होगी, ढिमकनवा होगी। जब पीयूष गोयल बोल रहे थे तो पीछे से नारा लग रहा था, नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी। डरता है भाई, डरता है, नरेंद्र मोदी डरता है। हंगामे के बाद सदन को एक बार स्थगित करना पड़ा। कल लोकसभा से 8 जिन सांसदों को निलंबित किया गया था उन्होंने भी विरोध जताया, पोस्टर दिखाया। इस पोस्टर में लिखा था कि पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड। इन पोस्टरों पर पूर्व आर्मी चीफ नरवणे और पीएम नरेंद्र मोदी तथा जेफरी एफस्टीन की तस्वीरें थी, आप भी देख सकते हैं। अमेरिका भारत ट्रेड डील पर सपा सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि यह कोई डील नहीं बल्कि सरेंडर है। सरकार ने पूरा भारतीय बाजार अमेरिका के हवाले कर दिया है। इस तरह के समझौते से देश के हितों पर असर पड़ेगा, सरकार को जवाब देना चाहिए। उधर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि यह 2047 के विकसित भारत लक्ष्य को पूरा करने का एक अहम हिस्सा है, उसके लिए एक बड़ा कदम है। कुल मिलाकर सरकार की तरफ से भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर हवाबाजी चल रही थी और चल रही है। जो हवाबाजी उन्होंने पिछले 12 सालों में लगातार दिखाया है, कोई भी बात स्पष्ट रूप से सामने नहीं आ रही, जबकि इससे ज्यादा कायदे से तो ट्रंप ने समझा दिया और उनके नेताओं ने बता दिया कि यह डील उनकी जीत है। उन्होंने भारत को झुका दिया, अपनी शर्तों पर लाने के लिए मजबूर किया और वहां लगातार अमेरिका के किसानों के हित की बात हो रही है। यानी बात साफ है कि यदि यह डील अमेरिकी किसानों के हित की है तो भारत के किसानों के लिए खतरनाक है, भारत के लिए खतरनाक है। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, हर बार की तरह इस बार भी फूल माला, स्वागत, ताली, जय जयकार के बीच असली बातों को छिपाने का प्रयास, ड्रामा भाजपाई लोग कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने किसी शर्त या डील का ब्यौरा नहीं दिया। अब तक किसी को भी यह नहीं पता कि यह सिर्फ टैरिफ कट है या फिर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। सोचिए, एक तरफ भारत ने वादा कर दिया कि हम अमेरिकी सामानों पर 0 टैरिफ लेंगे, दूसरी तरफ अमेरिका हमसे 18% टैरिफ लेगा और ऊपर से 46 लाख करोड़ का सामान भी भारत खरीदेगा अमेरिका से। यह वादा हमारे भी सुगुर करके आए हैं। ट्रंप ने कह दिया कि भारत अमेरिका पर टैरिफ को 0 करेगा, लेकिन भारत सरकार ने इस पर कुछ नहीं बोला। कृषि सेक्टर को खोलने पर भी कोई साफ जवाब नहीं दिया। सबसे बड़ी शर्मनाक बात तो यह है कि रूसी तेल को लेकर मोदी के सरेंडर की बात आ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति यह तय कर रहे हैं कि भारत किससे तेल खरीदेगा, किससे नहीं खरीदेगा। अमेरिका के दबाव में हमने पहले ही ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया, वो भी सस्ता था, रूस वाला भी सस्ता था, और अब रूस से भी खरीदना बंद कर दिया और अमेरिका से खरीद रहे हैं। यह किस तरह की गुलामी है? सवाल है कि क्या भारत अमेरिका के प्रतिबंधों के आगे झुक रहा है? चीन ने तो ऐसा लौटने वाला
काम नहीं किया। जब चीन के खिलाफ अमेरिका ने टैरिफ लगाया तो चीन ने उल्टे उससे ज़्यादा टैरिफ ठोक दिया। और अब मूल सवाल ये है कि जो डील महीनों से अटकी पड़ी थी, एपस्टीन फाइलों के खुलते ही उसमें नरेंद्र मोदी का नाम आते ही रातों रात ये डील एक फोन पर कैसे हो गई। सवाल चाबहार पोर्ट को लेकर भी है, जहां भारत का करोड़ों रुपया लगा हुआ है, जो भारत के लिए, भारत के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। उस पोर्ट का क्या होगा? ट्रंप का दावा है कि अमेरिका से 46 लाख करोड़ का सामान भारत खरीदेगा। भारत ने वादा कर लिया है। ये तो सीधे सीधे अमेरिका की फायदे की बात है। सोचिए, अमेरिकी सामान भारत में 0 टैरिफ पर बिकेगा और भारत का सामान अमेरिका में 18% टैरिफ के साथ बिकेगा। यानी उनका सामान हमारे यहाँ सस्ता हो जाएगा, यानी उनकी फैक्ट्रियां माल कमाएंगी और हमारा सामान उनके यहाँ महंगा हो जाएगा, यानी हमारा नुकसान होगा। जबकि अमेरिका भारत के लिए एकमात्र ऐसा बाजार था जहां पर हम बेचते ज्यादा थे, उनसे खरीदते कम थे। यानी इस ट्रेड डील के माध्यम से अमेरिका ने अपने हितों को तो साध लिया, भारत के हितों का 56 इंच हो गया। कुल मिलाकर सवाल यह है कि यह डील है क्या? भारत की सरकार साफ साफ एक एक लाइन देश को बताती क्यों नहीं? गोल गोल घुमाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? विकसित भारत, फलाना भारत, ढिमकाना भारत, ये सब कुछ देश के लोग बहुत सुन चुके हैं, ऊब चुके हैं। साफ साफ बताइए किन शर्तों पर डील हुई है? डील की शर्तें क्या है? क्या सच में अडानी का मुकदमा और फाइलों के खुलने का डर है? कोई वीडियो फोटो है जिसके कारण डर के रातों रात एक फोन पर डील हो जाती है? जो आपने भारत की कृषि को भी दांव पर लगा दिया, देश के किसानों को दांव पर लगा दिया। उधर राहुल गांधी को जब लगातार कई दिनों तक संसद में बोलने नहीं दिया गया तो उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा। राहुल गांधी ने लिखा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान मैं जिस मैगजीन का हवाला देना चाहता था उसे प्रमाणित करने के लिए कहा गया पहले दिन, और आज मैंने अपनी स्पीच फिर से शुरू करते समय उन्हें दस्तावेजों को प्रमाणित कर दिया। संसद की परंपरा के अनुसार जब कोई सदस्य किसी दस्तावेज का हवाला देता है तो उसे प्रमाणित करके देता है, और इतना करने के बाद उसे कोट करने की अनुमति मिल जाती है। इसके बाद उस दस्तावेज की सामग्री पर सरकार की जिम्मेदारी होती है जवाब देने की, और स्पीकर की भूमिका वहीं खत्म हो जाती है। मगर इसके बावजूद लोकसभा के भीतर राहुल गांधी को बोलने से रोका गया। यह परंपरा का उल्लंघन है। राहुल गांधी ने इस पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें नेता प्रतिपक्ष होने के नाते राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर बोलने से रोकने की कोशिश हो रही है, जबकि राष्ट्रीय सुरक्षा राष्ट्रपति के अभिभाषण का मुख्य हिस्सा था। इस पर संसद में चर्चा जरूरी है। राहुल गांधी ने लिखा कि सदन के निष्पक्ष संरक्षक स्पीकर होते हैं। हर सदस्य, खासकर विपक्ष के सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करना उनका संवैधानिक और संसदीय जिम्मेदारी होती है। नेता प्रतिपक्ष और हर सांसद को बोलने का अधिकार हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था का मौलिक हिस्सा है, और इस तरह से बुनियादी लोकतांत्रिक अधिकारों को रोकना अभूतपूर्व है। अभी तक कभी नहीं हुआ। संसद के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि सरकार के कहने पर स्पीकर ने नेता प्रतिपक्ष को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने से रोक दिया। यह भारतीय लोकतंत्र पर एक धब्बा है, एक कलंक है जो संसद के भीतर किया गया है। यानी सोचिए कि सेना प्रमुख, भारत के सेना प्रमुख की लिखी गई किताब पर संसद में बोलने से नेता प्रतिपक्ष को रोक दिया जाता है, और फिर भी वो लोग चाहते हैं कि हम कहें कि हम लोकतंत्र की अम्मा हैं। वैसे आप इस मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।